हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लास स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल कौरव आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लास्ट तक देखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो स्टडी करने वाले हैं, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये वीडियो लंबा नहीं खिंचा तो हम इन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन of space around a charge or a system of charge within which other charged particle experiences electrostatic force। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पे स्पेस में अगर किसी भी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो वो कहाँ तक जा रही है, कितने स्पेस में किस जगह तक जा रही है, तो वो रीजन जहां तक वो जाएगी उसको अदर चार्ज पार्टिकल जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे जो उस रीजन के अंदर होंगे वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं एक क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो आवाज है वो उस क्लास के कितने बच्चे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो। सपोज अब 4 क्लास दूर अगर कुछ पार्टिकल्स बैठे हुए हैं लेकिन वो मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन पार्टिकल्स तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी तरीके से अगर कोई भी चार्ज है तो उसकी भी एक फिक्स है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं तक जाएगी, लेकिन अगर बहुत दूर हमने कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रख दिया तो वो उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। राइट, देखिए, थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट। थ्योरेटिकली ये बात कही जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट तक जाती है, बट प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या है, कुछ डिस्टेंस तक ही लिमिटेड होती है, हर कहीं नहीं जा, मतलब बहुत इनफाइनाइट नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो थ्योरेटिकली ये है कि मेरा बात जो है यहाँ से निकले क्लासरूम से और पूरा अर्थ का एक राउंड लगा के वापस क्लास में आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग जानते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्टिव ऑन अ वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे एक बहुत छोटा टेस्ट चार्ज प्लेस हो, जैसे आगे दिखाइए, मैंने ये बताया हुआ है। देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो Q से रिप्रेजेंट हो रहा है ये प्लस Q, ये सोर्स चार्ज है, और ये जो Q0 से रिप्रेजेंट हो रहा है ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का रिपल्सिव नेचर होगा टेस्ट चार्ज पर। तो सोर्स चार्ज जो है, सोर्स चार्ज डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू उससे ज्यादा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हम बहुत ही कम, मैंने देखा लिखा हुआ है ना, वेनिसिंगली स्मॉल, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर आपको ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है। ठीक है, तो जब ये अब इन दोनों में जब रिपल्शन होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको ये बहुत दूर पुश कर देगा, बहुत दूर पुश कर देगा, तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F ये। ठीक है, अब दूसरी ओर अगर हमने एक नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लिया, ठीक है, और हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है, अब नेगेटिव सोर्स चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो अब ये जो, क्योंकि ये नेगेटिव जो सोर्स चार्ज है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि ये तो बहुत कम है, वेनिसिंगली स्मॉल है, तो इसको अपनी ओर क्या करेगा? पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये खिंच के पूरा इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, Q इज सोर्स चार्ज, Q0 इज टेस्ट चार्ज एंड F इज फोर्स एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम E से डिनोट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लिमिट डेल्टा Q0 जो है वो टेंड्स टू 0, ये जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है कैसा है? वेनिसिंगली स्मॉल है ये। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या? फोर्स
इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट इज योर टेस्ट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज ये है आपका और यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपका ये है, राइट। और कैसे लिख सकते हो, E इक्वल टू 1/4πε0। अब क्योंकि फोर्स तो आपको मालूम है, फोर्स क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट जो है कैंसिल हो गया, तो सिर्फ नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। ठीक है, ऊपर क्यू और क्यू नॉट का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होगा ऊपर क्यू और क्यू नॉट का, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट नीचे वाला कट गया, तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर कैप जो है वो पोजीशन वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, The test charge is considered to be vanishingly small. Test charge आपको कैसा लेना है, बहुत ही कम, vanishingly small, because its presence should not alter the configuration of charges and thus the electric field which is intended to be measured. मतलब ये इसके इफेक्ट को कोई भी अल्टर ना कर सके, इनके कॉन्फ़िगरेशन को कोई भी इफेक्ट ना क्रिएट कर सके। क्या होगा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज सपोज 10 कूलम है और ये जो मैंने टेस्ट चार्ज लिया हुआ ये 1 कूलम का लिया हुआ है, तो अब ये 10 कूलम जो है वो 1 कूलम वाले को क्या है, पुश कर सकता है। ठीक है, दोनों का नेचर अगर पॉजिटिव है तो। अगर मैंने ये 10 कूलम ले लिया और सपोज ये मैंने 11 कूलम ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो 11 कूलम ये तो अपनी जगह ही रहेगा, ये नहीं हिलने वाला, लेकिन ये 10 कूलम वाले को पुश करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमको क्या है, इफेक्ट मेजर करना है इसका। ठीक है, इस वाले सोर्स चार्ज को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज, अब इसका नीड क्यों पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि चार्ज तो हमको दिखते हैं नहीं कि भाई चार्ज कैसा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है। अब आई डोंट नो कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे कैसे पता लगाना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा और मुझे मालूम है मैं टेस्ट चार्ज हर बार कैसा यूज करूंगा, बहुत ही स्मॉल 1, मैं मान लेता हूँ मैं यूज करूंगा 1 कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब अगर ये 1 कूलम का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस ऑब्जेक्ट से अगर रिपेल हो रहा है, तो मैं मान जाऊंगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का। अगर ये मेरा जो टेस्ट चार्ज है अगर उससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसे हम विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद कुछ नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव। अब जो क्यू नॉट यानी कि जो टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट जो है वो क्या है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इज टेकन पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब क्यू नॉट जो हम अगर पॉजिटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर निकाल रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव के लिए है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा और नेगेटिव के लिए है तो अपोजिट हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field। तो अब हमको कैसा मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो पूरी फील्ड के हर पॉइंट पर हम उसके अलग अलग जगह उसके जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ना बेटा, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और टेस्ट चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखिए, तो हमने क्या किया, ये एक्सिस है, तो इस पॉइंट ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज हो गया सोर्स चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट देख रहे हो आप इस पॉइंट पी पर एक्स वाई जेड, ये एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, ऊपर वाई डायरेक्शन दिख रहा है और ये जेड डायरेक्शन। ठीक है, अबव द बोर्ड या अबव द पेपर या अबव द स्लाइड, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज और इस पॉइंट पी पर पॉजिटिव जो है टेस्ट चार्ज, राइट। तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दो ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर का होगा, तो दूर जाएगा, ये तो पुश करेगा तो पुश करेगा, ये आप डायरेक्शन देख रहे हो फोर्स का डायरेक्शन हो गया, राइट। ठीक है, और इस पॉइंट ओ से यहाँ पे जो वेक्टर बना हुआ है, ये वेक्टर आर कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन ओ, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन ओ, राइट।
आप देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू नॉट बाई क्यू, तो क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा है क्यू की वजह से, ठीक है, वो क्या होगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर कैप इज द पोजीशन वेक्टर, ये यहाँ पे जो ये पोजीशन वेक्टर है इसको आर कैप बोलेंगे, राइट। तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है इस क्यू नॉट पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ठीक है, इस सोर्स चार्ज की वजह से, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप जानते हो ना ये पोजीशन वेक्टर को मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, राइट। देखो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने वैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो इसको आपने लिखा वेक्टर, तो ऊपर तो आ गया वेक्टर, नीचे पहुंच गया मैग्नीट्यूड, तो आर स्क्वायर के साथ इसका ये आर क्यूब हो गया, तो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पावर की जगह एक और पावर उड़ गई, तो ये पावर 3 हो गई, राइट। तो F इक्वल्स टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q एंड Q नॉट डिवाइडेड बाय R क्यूब एंड R वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अब आपने फोर्स ये निकाल लिए, ये दो फॉर्मूले जो है फोर्स के ही हैं, ठीक है, और टेस्ट चार्ज है, तो यानी इस फॉर्मूले से क्या गायब हो जाएगा, क्यू नॉट दोनों जगह से गायब हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन आर क्यूब आ गया, ये क्यू नॉट जो है वो गायब हो गया, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या बना, ई आर को कैसे लिख सकते हैं, अब इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, जैसा यहाँ पे आर कैप लगा हुआ है तो यहाँ नीचे आर स्क्वायर आएगा जब कैप लग जाएगा तो, और यहाँ से क्यू नॉट जो है वो गायब हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ बताते हैं, तो ये जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, ये आर स्क्वायर जो आप देख रहे हो नीचे आर स्क्वायर, तो आप देख रहे हो कि जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जैसे ही मैं आर में यहाँ पे पोजीशन, यहाँ आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी, तो आर की वैल्यू सबसे मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम, आर की वैल्यू सबसे कम, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। The electric field due to a point charge has spherical symmetry. Electric field जो point charge की वजह से क्या है, spherically symmetry है, right? If Q is greater than 0, then the field is radially outward. अगर जो चार्ज Q है वो अगर greater than 0 है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर आउटवर्ड जाएगी, ठीक है, और अगर 0 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट जाएगी। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, अगर हम कोऑर्डिनेट के टर्म्स में निकालें तो देखने जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में पी पॉइंट की वैल्यू थी, तो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन जेड स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ पे इसका जो पोजीशन आ गई भाई, एक्स वाला जो है एक्स के कोऑर्डिनेट में रहेगा तो एक्स आई क्यू प्लस वाई जे क्यू प्लस जेड के क्यू, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट, तो इसको याद रखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। देखिए तो इसका डेफिनेशन है, the electrostatic force experienced by a charge due to other charge is the vector sum of electrostatic force due to these other charges as if they are existing individual। यानी कि क्या बोल रहा है कि the electrostatic force experienced by a charge, किसी भी एक चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, ड्यू टू अदर चार्जेस, और भी जो अलग चार्ज जो सिस्टम के अंदर हैं उन चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो उन सारे फोर्सेस का सम इंडिविजुअली सम के बराबर होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई एक Q1 एक चार्ज है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है ये Q1, ठीक है। इस Q1 पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस Q1 पर जो सुपरपोजिशन करने के बाद टोटल कितना फोर्स आ रहा है, तो एक और चार्ज ले लिए Q2, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो Q1 Q2 इन दोनों के बीच में तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक और चार्ज आ गया Q3, ये नेगेटिव है, तो आप समझ गए कि ये Q1 और Q3 के बीच में तो अट्रैक्शन होगा। एक और चार्ज आ गया, ये वाला आप देख रहे हो Q4, आप समझ गए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक और चार्ज आ गया Q5, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आप समझ गए इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, राइट। अब आप देख रहे हो कि
Q1 और Q2 इन दोनों के, ये दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो आप इसका देख रहे हो, ये पोजीशन है, ये जो फोर्स का जो वेक्टर है F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से उसका डायरेक्शन ये दिखा दिया, ठीक है। तो रिपल्शन इसलिए इस डायरेक्शन में गया है। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हो यहाँ पे Q1 एंड Q1 और Q3 के बीच में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, यानी कि F13 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो जो 3 वाला वेक्टर, ये 3 क्या है, 1 को अपनी ओर खींच रहा है, तो उसका डायरेक्शन आप ये देख रहे हो उस तरफ। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है Q3 चार्ज Q1 को। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, अब Q4 जो है ये कैसा है, पॉजिटिव, और Q1 भी कैसा है, पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में अगेन रिपल्शन होगा। तो F14 का डायरेक्शन आप ये देख रहे हो, ये आपको कहाँ ले जा रहा है, Q1 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो रहा है, रिपल्शन होने की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये F14 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 की वजह से 1 पे जो फोर्स, तो ये 1 को क्या कर रहा है, अपनी ओर पुल कर रहा है, क्योंकि इनका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप समझ गए हो, इस तरीके से हमने अलग अलग। तो अब मैं आपको एक सुपर इम्पोज कर दे रहा हूँ कि जो Q1 पर Q2 Q3 Q4 और Q5 इन चारों चार्जेस की वजह से जो नेट चार्ज इस पर लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स जो इस पर लगेगा वो हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो हम इन सबके इंडिविजुअली निकाल के इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए, अब आप ये देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आप देखना F12 इस वाले डायग्राम में कहाँ पर है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे Q1 से Q2, ये F12 इसको एग्जैक्टली यहाँ से उठाया और इसको यहाँ नीचे ले जाके रख दिया, समझ रहे हो, पैरेलल लाइन उठाई मैंने यहाँ से, ये पैरेलल लाइन मैंने उठाई, इसको यहाँ ले जाके रख दिया, ठीक। अब F13 देख रहे हो आप, 13 क्या है ये, तो ये पूरी की पूरी पैरेलल लाइन यहाँ से हमने उठाई और यहाँ ले जाके रख दी, राइट। तो इसके हेड से इसका टेल जुड़ा है, आपने याद होगा क्लास 11 में मैंने वेक्टर एडिशन दिखाया था, तो हमेशा वेक्टर जो है हेड टेल करके एड अप होते हैं, राइट। अब F14 ये है, तो मैंने यहाँ से एग्जैक्टली इसको घुमाना उल्टा, मैं इसको मूव नहीं करूंगा, रोटेट नहीं करूंगा, एग्जैक्टली मैंने इसको यहाँ से उठाया और सीधा सीधा यहाँ ले जाके रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख रहा हूँ 15, तो 15 को मैंने यहाँ से उठाया और सीधा सीधा यहाँ ले जाके मैंने रख दिया, ठीक है। तो F12 में कौन ऐड हो गया, 13 ऐड हो गया, 13 में कौन ऐड हो गया, 14 ऐड हो गया, 14 में कौन ऐड हो गया, 15 ऐड हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ से आके जुड़ेगा वो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो F1 will be the resultant sum of F12, F13, F14 and F15. And F1 is the resultant sum of F12, F13, F14 and F15. Got it? Right. देखिए, F1 is the sum of F12, F13, F14 and F15. इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इन सारे फोर्सेस को हमने इंडिविजुअली फॉर्मूले लिखेंगे और इन सारे फॉर्मूलों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे ए और बी कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक, और बी की वैल्यू ये 1 नहीं, यहाँ पे बेटा 2 आएगा, 2 से लेके एन तक, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू 1 होगी एंड बी की वैल्यू जो होगी वो 2 से लेके 5 तक होगी, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी कभी, क्योंकि ए की 1 रख दिया आपने, तो बी की वैल्यू या तो 2, 3, 4, 5 हो सकती है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इफ द फोर्स इज टू बी फाउंड फॉर सेकंड चार्ज, अगर हम सेकंड चार्ज के लिए, इस वाले चार्ज के लिए फोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2 रख देंगे एंड बी की वैल्यू फिर 2 नहीं होगी, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। गॉट इट? समझ गए होगे अब आप। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ नोट है, द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्जेस। तो जो भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्जेस। उसी चार्ज पे जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे, दूसरे चार्जेस की इंटरेक्शन की वजह से। The charge on which the influence due to the other charges is to be found is assumed to be floating charge and other charges are rigidly fixed. तो हम जिस चार्ज पे, the charge on which the influence due to other charges, जिस पर अदर चार्जेस की वजह से जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है उनको हम ऐसा करते हैं कि assume to be floating charge and other charges are rigidly fixed. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चार्ज इज फ्लोटिंग, अगर हम पहले जिसकी हम बात कर रहे थे अभी हमने जो डायग्राम देखा था इसमें फर्स्ट चार्ज को हमने मान लिया कि अगर वो फ्लोटिंग है, इज रिपेल्ड अबव बाय Q2 की वजह से वो रिपेल कर रहा था, Q4 की वजह से वो अट्रैक्शन कर रहा था टुवर्ड्स
Q3 एंड Q5 इस तरीके से। तो यानी किसी की वजह से वो क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, किसी की वजह से वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो इस वजह से क्या होगा, तो जिसकी हम बात करेंगे उसको हम ऐसा मान लेंगे कि दैट चार्जेस वी कैन से दैट इट इज फ्लोटिंग, राइट। अब बात करें द इंटरेक्शन बिटवीन द अदर चार्जेस अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब क्योंकि आप देख रहे हो उस डायग्राम में कि आपस में वो दूसरे चार्जेस, जैसे F23 होता था, वहां पे F24 था, F25 था, F34 था, 35 और भी, उनके आपस में भी तो कुछ इंटरेक्शन हो रहे होंगे, उनको हम इग्नोर करेंगे। तो द इंटरेक्शन बिटवीन द अदर चार्जेस अमॉन्ग देमसेल्व्स मस्ट बी इग्नोर्ड आर इग्नोर। तो ये बाकी के जो उनके आपस में जो भी इंटरेक्शन होगा इनको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये हमने अजम्पशन ले रखा है यहाँ पे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जैसा हमने फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यूज किया है ना बेटा, एग्जैक्टली ऐसा ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, कोई नियम कानून नहीं बदलेगा। अब बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन। An electric line of force is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field line। तो एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसपे हम मान के चले कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम ऐसा फील कर सकते हैं कि वो उस पर मूव कर सकता है इजीली, ठीक है। फ्रीली मूव अगर वो करना चाहे तो उस पर आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मूव कर सकता है। अब वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है, राइट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। मतलब ये एक इमेजिनरी थॉट है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, किसी को आंखों से देखेगी भी नहीं वो, ठीक है। तो डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशंस। तो ये एक रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए मान लीजिए आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो गई और एक कर्व लाइन हो गई, ठीक है। तो ये दोनों का हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस लाइन के अलोंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक फील्ड मूव कर रही है, और यहाँ पे भी आप ये देखो यहाँ पे मूव कर रही है, लेकिन हमने जिस पॉइंट पे, अगर इसकी इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट पे हमने एक वेक्टर निकाला तो ये डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पहुंच जाएगी तो ऐसा कोई एक डायरेक्शन आएगा, राइट। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक, किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये जो Q इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा इस Q इज ग्रेटर देन 0 यानी कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव होता है नंबर लाइन में, आप जानते हो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी निकलने वाली होंगी, ठीक है। ऐसा लगेगा हमको कि एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बाहर की ओर निकल रही है, राइट। दूसरी ओर अगर हम देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ बेटा Q इज लेस देन 0। Q इज लेस देन 0 का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस पॉइंट पे क्या होगा, हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये इस पॉइंट के अंदर की ओर आ रही है, इस पॉइंट पर, राइट, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट में सारी फील्ड लाइन इस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पे देख रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स, द साइज ऑफ एरो रिप्रेजेंट द स्ट्रेट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइज ऑफ एरो जो है वो स्ट्रेट और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमको इस डायरेक्शन शो कर रहा है। और अगर इनको अच्छे से बताएं तो ये सारी फील्ड जो इस पॉइंट से ये निकलने वाली है, ठीक है, और ये सारी फील्ड जो है इस पॉइंट पे क्या है, इकट्ठी आने वाली है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सारी फील्ड लाइन उसके पास आएंगी लेस देन 0, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से निकलेंगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ फील्ड लाइन, इजी वे ऑफ ड्राइंग, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से इसको ड्राइंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, राइट। चलिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, ठीक है, डाइपोल की बात चल रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। अब इक्वल और अनलाइक चार्जेस के पेयर से देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तो आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो आप देख रहे हो कि ये लेंथ वाइज जो है ये सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। तो अब मैंने इस पॉइंट पे देखा, अब ये पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ये आप देख रहे हो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ऐसी आ रही है। यहाँ पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और ये नेगेटिव की ओर जा रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही और ये नेगेटिव की ओर जा रही है।
राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, मैंने बताया ना कि यहाँ पे लेंथ वाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, या लाइक मतलब कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस, मतलब कि दोनों ही कैसे होंगे, चार्जेस लाइक होंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसी होगी। तो अब यहाँ से भी फील्ड लाइन निकलने वाली है और यहाँ से भी फील्ड लाइन निकलने वाली है, तो ये क्या होगी, एक दूसरे को यहाँ से तो वो लेंथ वाइज तो रिपेल करेंगे, ठीक है, साइड वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स exert literal sidewise pressure to represent repulsion between two like charges, ठीक है, आपने लिखा ये between two like charges, right। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड, अब कोई भी कहीं भी यूनिफॉर्म अगर फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब कि कांस्टेंट फील्ड हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंट की जाएंगी, देखिए। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव एकदम यूनिफॉर्म है और यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव देख रहे हो आप मेरी फोटो के पास, तो यहाँ पे एकदम सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अब हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, भाई ये रियल में एग्जिस्ट नहीं होती है, तो कैसी लाइन है ये, इमेजिनरी लाइन, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है a unit positive charge placed in an electric field tends to follow a path along the field if it is free to do so, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ को फॉलो करेगा, अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए कि भाई तू चाहे तो कर ले, तो वो कर सकता है, ठीक है, उसी पाथ को फॉलो, राइट। इस तरीके से जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले से स्कूल में चूने की लाइन डाल दी, तो इस तरीके से ये जो पाथ आप देख रहे हो ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है, देखा आपको, फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जा रहा है, ठीक है। तो अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मर्जी से ऐसे भाग सकता है। थर्ड पॉइंट देखें, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट होंगी, ठीक है। ये देखिए अभी आपने देखा इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनेट होंगे। नेक्स्ट, द टेंजेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हम, जैसा कि आप जानते हो, अपने लास्ट क्लास भी पढ़ा है और 9-10 से पढ़े, टेंजेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इस पे हम किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बता देगी, राइट। नेक्स्ट, two electric field line of force can never crosses each other. If they do so, then at that point of intersection there will be two tangents. It means that there are two values of electric field line, that is not practically possible. तो अगर किसी point of intersection पे अगर दो field line जो है आपस में एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमको ऐसा लगेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनेगा, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। Further, electric field being a vector quantity, there can be only one resultant field at that point, gives point and represented by one tangent at that point for the given line of force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पे क्या होगा, ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड, और वहां पे हमको एक ही टेंजेंट मिलेगा इस तरीके से, राइट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए अभी ये फिफ्थ वाला, अगर ये इस तरीके से दो फील्ड लाइन निकल गई, यानी कि ये इस पॉइंट पे क्या होगा, दो E1 E2 आपको दो डायरेक्शन, और एक पॉइंट के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, यानी कि एक गाड़ी जो एक पॉइंट पे दो जगह टर्न नहीं हो सकती, राइट, E1 पे भी टर्न हो जाए, E2 पे टर्न हो जाए, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में कभी क्या नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी, राइट, ये नॉट पॉसिबल। Electric line of force are closer crowded when the electric field is stronger and linear spread when there is electric field is weaker. तो अगर crowded है तो इस तरीके से देखा आपको, और crowded है बहुत strong electric field होगी, right, और अगर weak electric field है तो इस तरीके से उसके electric field जो closely curve होंगी यहाँ पे और यहाँ पे widely curve होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है जो Q है वो ग्रेटर देन स्मॉल q, ये वाला चार्ज जो है इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही क्राउडेड है, और ये वाला चार्ज जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पे जो है लाइटली स्प्रेड है,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जिस भी सरफेस पे हम इसको ड्रॉ करेंगे हमेशा उस सरफेस पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो ये सरफेस पे देख रहे हो आप यहाँ से कैसी, हमें सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई भी कट सरफेस है तो यहाँ पे भी जो देख रहे हैं आप इस तरीके से परपेंडिकुलर, यहाँ देख ले तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ देख ले परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ही होंगे, राइट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सट्रैक्ट लेटरल साइड वाइज उन पे प्रेशर रखता है टू रिप्रेजेंट द रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो साइड से रिपल्शन प्रेशर लगेगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। लास्ट पॉइंट इसमें ये है, द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, द number of line per unit cross section area perpendicular to the field line, that is density of line of force, is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that region। यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी भी सरफेस पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यूनिट एरिया, तो ये जो रेशियो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करोगे वहां पे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी वहां पे बढ़ जाएंगी, दैट पर्टिकुलर सरफेस एरिया। और अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके रेशियो से इस तरीके से प्रोपोर्शनल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, hence the interior of the conductor is free from the influence of electric field। मतलब कंडक्टर से पास नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, तो बीच में हमने सॉलिड हॉलो कंडक्टर रखा है, तो इस कंडक्टर से कोई भी फील्ड पास नहीं होगी। बाहर से फील्ड यहाँ आई और यहाँ से फील्ड यहाँ निकले, अंदर से कोई फील्ड पास नहीं होगी। अंदर अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो वहाँ पे कोई फील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस में, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस तरीके का डायग्राम बना के जाओगे और ये लिख के जाओगे तो एकदम बढ़िया से पास हो जाओगे, सही नंबर मिल जाएंगे, बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पासेस थ्रू एन इंसुलेटर, इंसुलेटर से ये पास हो सकती है, ठीक है। बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अब जो है हमारी वीडियो सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहें, हमारे चैनल को कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करें। अभी इसको सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो होगा मैं उसको आपको अपडेट करता रहूं। और हैव अ गुड डे, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है। घर में पढ़ाई करें, इस टाइम को जो है आप मिसयूज ना करें, मोबाइल व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में फालतू वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही क्रूसियस है। इसके बाद जो आने वाली स्थिति है बहुत ही पैनिक हो जाएगी, तो क्योंकि आपको टाइम भी बहुत कम मिलेगा। अब मैं क्योंकि अभी स्कूल और कॉलेज जो है ना वो सबसे लास्ट में ओपन करेंगे, और इस वजह से क्या होगा कि आपको जो है बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, आपको टाइम कम बचेगा पढ़ने के लिए, और एग्जाम बहुत जल्दी जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे आपके, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। जुलाई में स्कूल तो आपके बिल्कुल भी नहीं खुलने वाले, तो ये बात अगस्त सितंबर तक जाने वाली है। और फिर आप देखोगे तभी आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, क्योंकि जो आप अभी पढ़ नहीं रहे हो, और ये सब्जेक्ट तो वैसे ही टफ हो रहे हैं, उस पर क्वेश्चन लगाना है। बोर्ड एग्जाम इस बार आपका, और जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको मालूम है कि अच्छे परसेंट वालों का ही सब कुछ होता है, बुरे परसेंट, क्योंकि आपसे पहले जो पास आउट हुए हैं ना वो भी आपके साथ कंपटीशन करेंगे काफी कुछ, और उनके परसेंट आपसे बेटर होंगे। क्योंकि इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस टाइम का आप बढ़िया से फायदा उठाएं और बढ़िया मन लगा के भी पढ़ें, और रेगुलरली मेरे वीडियोस को वॉच करें। और जो भी आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे, नीचे आप देख रहे हो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और कोई भी आपको कभी भी कोई भी आप किसी भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।